सचैव जी, हरीश भगत जी को सचैव, ओम प्रकाश दास जी को सचैव सचैव। सचैव सभी लोगों को मेरा सचैव। आरसी जी सचैव, आरसी जी। ओम प्रकाश साहब जी सचैव सचैव। आप सभी लोग जुट जाएं, तब कुछ बातें करें। कुछ इंतज़ार कर रहे हैं। मुकेश वीर भगत जी सचैव। हाँ, आप सभी लोग, हरीश भगत जी वगैरह, मुकेश भगत जी ने ये वीडियो शेयर कर रहे हैं अपने अपने ग्रुपों में, और सब ग्रुपों में शेयर कर दें। आप लोगों से मेरी यही विनती है, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। हाँ, 2 मिनट 3 मिनट का समय है, और जुड़ जाते हैं तो सबसे प्रथम हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने गुरुदेव जी के वचन, जो हम लोगों को मंगलाचरण अपने शब्दों में सुनाते हैं, तो हम तो उन्हीं के शब्दों में सुनना पसंद करेंगे। इसलिए बिंदुराज जी भगत जी सचैव सचैव, बिंदुराज जी, गोपाल दास जी सचैव, बिंदुराज जी सचैव, सब लोगों को सचैव, सभी लोगों को सचैव। गोपाल दास जी सचैव, जयबंदी छोड़ की। अरविंद दास जी को सचैव।
अब मैं चाहूँगा कि हम लोगों के जो हमारे माता पिता हैं उनके मंगल वचन को सुन करके अपना कार्यक्रम आगे को बढ़ाएं। तो मंगल चरण हम स्टार्ट करते हैं वो अपने गुरु जी के वचनों को, वो वचन को हम लोग सुन करके आगे करें। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवन जी गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री ठुडानी धाम की जय, श्री करोटा धाम की जय, सत सारी गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधमा संतों सर्वसदी नहीं, सतगुरु साहिब संत सभय दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए पूजा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल बंधन, निर्लेपम निज वीर गुण अकल रूप सुन तुम, सोम सुनती समापतम सकल समाना निरतल उजले रंगर तमाम ये परवार था बार बार नहीं मत तुम जो सुमर सदोई, वरनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, वारस पद परवाना आज गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं, आद्य अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम, हृदय सिद्धिदाता सोई, अवगत गुण अतीतम, सत्पुरुष नर मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन्मय शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन जावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म रह जावे, समृत जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे, जिस कोट अदारा, जावे सहस 88, उतरे बह जल पारा, कटे युक्ति फांसी, भर लिया आरती हरि दरबारी। सत साहेब, हम लोग मंगलाचरण के बाद में आज का मेरा विषय है गुरु जी के विरुद्ध में चल रहे देशद्रोह के मुकदमे के संबंध में आपसे बातचीत करने के संबंध में आया हूँ। और गुरु जी के विरुद्ध में FIR नंबर 428 सन 2014 जो आज हिसार न्यायालय में ट्रायल चल रहा है, उस संबंध में कुछ बातें रखने को प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी अपने अपने ग्रुपों में, अपने अपने साथियों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और परमात्मा की दया से मैं जो बातें रखने जा रहा हूँ, जो FIR 428 सन 2014 जो देशद्रोह के नाम से जाना जाता है, उस संबंध में मैं आपसे बातचीत करूँगा। लालचंद चिंपा जी को सत साहेब, ये बात ऐसी है कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि ये मैनेजमेंट वाले शोरगुल किए हुए थे कि देशद्रोह का सेक्शन ही समाप्त कर दे रहा है सरकार। वह सरकार जो है देशद्रोह को समाप्त कर देगा, गुरुजी 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में निकल जाएंगे। ये ऐसा शोर बनाए हुए थे अपने भक्तों के बीच में, अपने लोगों को अपने साथ
जोड़ने के लिए, जोड़े रहने के लिए ये ऐसे ऐसे गलत अफवाहें उठाए हुए थे। लेकिन सर्वप्रथम मैं इसके बारे में कह दूं, आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार का देशद्रोह का जो शिक्षण होता है, न कभी सरकार ने इसको उठाने के लिए, न कभी इसको खत्म करने के लिए कोई कार्य किया और न किया था, बल्कि इस देशद्रोह के सेक्शंस को नए वाले में परिवर्तित कर दिया है, अन्य धाराओं में परिवर्तित कर दिया है। जैसे आपको बता देते हैं, पुराने वाले जैसे एक किताब है आपका, एक आपका किताब है ये जस्टिस क्रिमिनल, आपको उल्टा नहीं दिखाई न दे रहा है, ये है आपका क्रिमिनल मैनुअल, क्रिमिनल मेजर एक्ट है। इसमें ये होता है कि जो देशद्रोह का केस वगैरह जो है वह है, क्या सेक्शन है, उसमें क्या सज़ा है, क्या सज़ा नहीं है, ये सारी बातें इसमें दी रहती है। पुराने वाले में ये पुराने वाली बात है, ये किताब जो है ये पुराने वाली की बात है। तो इसमें गुरु जी के विरुद्ध में जो धारा लगा हुआ था वह 121, 122, 121 ए तथा 123 ये देशद्रोह से संबंधित केस में लगा हुआ था, ये सेक्शन था। लेकिन इस सेक्शन को नए वाले में जो नया निकला हुआ है, नया वाला किताब आपको दिखा देते हैं, ये नया है, ये नया है भारतीय न्याय संहिता 2023, और ये इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, यानी BNS 2023, और उसको बोलते हैं, इसको बोलते थे CRPC यानी क्रिमिनल मेजर एक्ट बोलते हैं। तो इसमें और इसमें क्या बदलाव किया है? कुछ बदलाव नहीं किया है। ये केवल बस इतना किया है कि उस सेक्शंस को जो देशद्रोह वाला पुराने केस में 121 था उसे बदल करके नए वाला में उसका अंक बदल दिया है, 147 है। अब जैसे आपको पढ़ाते हैं, इस नए वाले में ही पढ़ लीजिए, आपको बता दो। यहाँ देखिए, इधर अंग्रेजी शब्द है और ये इधर हिंदी है। ये हिंदी में आपको डायरेक्ट मिलेगा, पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 121 धारा जो है वो भारतीय दंड विधान संहिता 1860 के साथ, यानी वो पुराने वाला दिया हुआ है। और जो है ये पुराने वाले के बाद में 121 है, इसको ये 121 को देखिए नया वाला बनाया है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें ये बनाया है 147 धारा, और सजा कितनी है? तो सजा दोनों में ही है। पुराने वाले जितने में सजा था उतना नए वाले में भी है। पुराने में सजा क्या है उनका, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है आपका पुराने वाले में। डायरेक्ट देखिए यहाँ, इम्प्रिजमेंट, डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर द लाइफ, यानी इसमें लिखा हुआ है कि मृत्यु तक का भी प्रावधान था पुराने वाले में। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा कि देशद्रोह की मतलब जो सेक्शन है वो सरकार हटा रही है, लेकिन हम आपको नए वाले में दिखा रहे हैं कि उस सेक्शन को, यानी 121 सेक्शन को 121 से सेक्शन को ये धारा बना दिया है 147, और 147 में आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि वही प्रोविजन है, वही सजा है, वही सब कुछ है।
ये देखिए यहाँ 121 पढ़ लीजिए आप यहाँ पढ़ लीजिए। यहाँ बता रहा है, यही बता रहा है कि डेथ और इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ, यानी दोनों नया वाला है, ये नया वाला है। भारतीय, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024, ये नया वाला है और ये पुराना वाला। तो दोनों में एक ही सजा है और ये लोगों को भुला भटका करके बचा करके और ये अपने साथ जुड़े रहने के लिए, अपनी उल्लू सीधा करने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने ये कार्य लोगों के बीच में रखा कि सरकार देशद्रोह वाली केस को हटा रही है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि देशद्रोह वाली केस का जो ये हाँ, रामू भगत जी जो बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं। ये देशद्रोह वाले केस के संबंध में ऐसा शोरगुल हल्ला गुला उठाए हुए थे ताकि सारे भगतगण वहाँ पर मतलब उनसे जुटे रहें और अपना इनका उल्लू सीधा होता रहे। ये बात सही है रामू जी, सच साहब रामू जी आप सही कह रहे हैं। लेकिन हाँ वो बातें छोड़ दीजिए, अब तो दिमाग से वो निकाल देनी है कि देशद्रोह वाले में उतना ही नहीं है और देशद्रोह से वहाँ कोई मतलब नहीं है। उसके आगे एक और गंभीर अपराध जो यूपी एक्ट का लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, वो सबसे गंभीर अपराध है। वो अपराध किस पर लगा हुआ था? वो अपराध लगा हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा पिछले कुछ दिन पहले एक कसाब नाम का मतलब कोई व्यक्ति था जिस पर ये फांसी जिसको लगी हुई थी, जो पाकिस्तान का रहने वाला था, वो उसको फांसी लगी हुई थी, उस पर ये धाराएं लगी हुई थी यूपी एक्ट का, और वही धारा हमारे गुरुजी पर लगा हुआ है। अब हम आपको यहाँ बताएंगे कि गुरुजी पर कौन कौन सी धाराएं आरोप गठित की गई है और किस पर विचारण हो रहा है और विचारण में कितने अभी तक मुकदमे में गवाह प्रस्तुत हुए हैं और आरएसएस मैनेजमेंट दोनों मिल करके कैसे क्या क्या किए हुए हैं, ये बातें आप लोगों के समक्ष आज रखने जा रहा हूँ। ये FIR 428 सन 2014 नंबर। ये आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि ये 428 सन 2014 जो FIR है वह बरवाला कांड जिस रोज हुआ था वह 18 नवंबर 2014 को FIR दर्ज की गई थी और पुलिस ने सारा इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके जितने भी इसमें मुद्दाले बने थे वे लगभग आज 973 लोग हैं, जिसमें से 2 पार्ट बनाया गया। एक पार्ट में बनाया गया पार्ट A और पार्ट B। तो पार्ट B में ये लिस्ट में वे उन लोगों को रखा गया जो साधारण प्रकृति के अपराध किए हुए थे, जैसे इन लोगों को सहयोग करना, सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाना, ये कार्य मतलब उन लोगों पर जो किया है वो मतलब कि पार्ट B में रखे गए हैं। और जो पार्ट A में हैं वे हैं 142 पहले 142 थे, जिस पर मतलब कि ये गंभीर अपराध का आरोप लगा हुआ था। और गंभीर अपराध का आरोप जिस पर लगा हुआ था उसमें एक संत रामपाल जी महाराज भी थे। अब आगे मैं बता रहा हूँ, उसको मतलब ध्यान से सुने। तो ये पुलिस ने पूरी जांच वगैरह करके
पूरा जितना भी एविडेंस था एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद में न्यायालय में 16/2/2015 को अपना चार्जशीट जमा कर दिया, यानी चालान जो जमा करते हैं वो चालान जमा कर दिए। याद रखिए 18/11/2014 को FIR हुआ और 16/2/2015 को पुलिस ने अपना चार्जशीट सबमिट कर दिया, जिसको चालान भी बोलते हैं। जब चालान सबमिट हो गया, न्यायालय में आ गया, तो न्यायालय ने चूंकि इसमें जो भी केस लगे हुए हैं वो एक ट्राइब्यूनल वाइज सेशन होते हैं, यानी कि वो मजिस्ट्रेट को जहां मूल रिकॉर्ड आता है पुलिस द्वारा जहां दी जाती है, वहां पर मूल इलाका मजिस्ट्रेट जो होते हैं वे इलाका मजिस्ट्रेट को ट्रायल करने का, फेस करने का अधिकार नहीं होता है, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। तो इसको न्यायालय जो था, निम्न न्यायालय जो था, वो अपना चार्जशीट जब ही पुलिस का आया, वे 20/2 यानी 4 दिन के बाद, मात्र 4 दिन के बाद 20/2/2015 को उस केस को कॉमिट कर दिया, यानी दौरा सुपुर्द कर दिया। यानी कि अपने ऊपरी कोर्ट में, जैसे सत्र न्यायालय जो होते हैं, जजेज जो होते हैं, जिला स्तर का जो जजेज होते हैं, उनको वो सुपुर्द कर दिया कि ये केस जो है मुझे देखने का अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए मैं इस केस को, इस मुकदमे को कॉमिट करके आपको सुपुर्द करता हूं, आप इसका विचारण करें। तो वे केस जब वहां पर से कॉमिट हो गया तो उसका सेशन न्यायालय के यहाँ नंबर पड़ा 46 सन 2015। 46 सन 2015 केस पड़ा और उसमें जितनी भी लोग थे उसमें सबकी ये अपीयरेंस के लिए चला। कुछ लोग जमानत पर बाहर थे, उनके लिए अपीयरेंस पर चला। उसके बाद में उन्होंने अपना सब कुछ जो न्यायालय में जेल में जो पुलिस पकड़ करके लाई थी और जेल में जो थे वे कम से कम आपको टोटल 142-43 से ऊपर थे, किंतु उसमें से कुछ लोगों का पूरे नाम तो नहीं बता सकूंगा, क्योंकि पूरे नाम बताने में काफ़ी लेट होगा, समय उतना नहीं है, मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूं। तो ये जब दौरा सुपुर्द हो गया तो सभी लोगों ने वहाँ पर मौजूद नहीं होते थे। कोई पटिशन दिया रहता था, कोई बेल के लिए दिया रहता था, कोई मतलब अपना ऊपर चार्ज न बनने के लिए दिया रहता था, डिस्चार्ज करने के लिए दिया रहता था, उस पर चल रहा था। उस समय का वो हिसार कोर्ट में जो सेशन कोर्ट था उसमें अजय पराशर जी थे। तो अजय पराशर जी ने दिनांक 15/7/2016 को 15/7/2016 को चार्जशीट फ्रेम कर दिया। और वो चार्जशीट फ्रेम किया, वो किस में टोटल शॉर्ट में अभी बताते हैं, उसका विस्तृत जानकारी आपको देंगे आगे। अभी बताते हैं किस किस सेक्शंस में उन्होंने चार्ज किया 15/7/2016 को। तो वे 148, 146, 307, 332, 333, 323, 342, 353, 335 IPC के साथ ये भी पढ़ा जाता है 149 IPC, जो घातक हथियार लिए हुए थे।
और धारा 16 तथा धारा 22C जो है ये है असंवैधानिक गतिविधि में संलिप्तता को लेकर के उसे सुरक्षा अधिनियम 1967 के तहत ये 16, 22C तथा 18 एवं 20 में इनका केस जो है वह आरोप गठित हुआ। इसके अलावा 3 से धारा 3, 4A, 4B ये विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, जैसे ये पेट्रोल बम वगैरह रखे हुए थे, किरोसिन बम वगैरह रखे हुए थे, ये सबको मतलब विस्फोटक पदार्थ एक्ट के तहत लागू होता है, जिसका सेक्शन 3, 4A और 4B में मतलब ये दर्ज हुआ है। अब आपको यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी नष्ट की गई थी, जिसे ये लोग जेसीबी को जला उला दिए हुए थे, उस जेसीबी को जलाने का जो मतलब घटना कारित किए हुए थे, उस संबंध में ये बना हुआ है 3 और 4 सार्वजनिक संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम 1908 के तहत। इसके अलावा 121, 121A, 123, 120B, 114 एवं 188 इत्यादि लगे हुए थे। इसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। विस्तार से बताने का मेरा उद्देश्य ये होगा कि आप लोग जाने कि कौन सी धारा किस तरीका का है और किसमें कितने सजा का प्रावधान है। और ये लोग आज कह रहे हैं, कल कह रहे हैं, परसों कह रहे हैं, ये लोग क्या क्या किए हुए हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ये जब इतनी धाराएं जब लागू हो गई, आरोप गठित हो गया, अजय पराशर जी ने संतराम पाल जी महाराज से पूछा कि आपके विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 186, 326, 420, 307, 332, 333, 435, 442, 353, 121, 121A, 121 के बाद में 123, 188 भारतीय दंड विधान धारा के तहत में हुआ, और 16, 18, 20 तथा 22C एवं 23 आतंकवादी गतिविधि में संलिप्तता को लेकर के रोकथाम के लिए जो अधिनियम 1967 का है, उसकी धारा में आरोप गठित की गई है। धारा 25, 27, 30 आर्म्स एक्ट और धारा 3, 4A, 4B विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं धारा 3, 4 सार्वजनिक संपत्ति का क्षति पहुंचाने एवं उसकी सुरक्षा है तो 1984 के अंतर्गत जो आपने अपराध किया, उस अपराध में मृत्यु यानी फांसी, आजीवन कारावास या रिगोरियस मतलब कि कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। क्या आप इस अपराध को स्वीकार करते हैं? ये गुरु जी से कोर्ट ने, अजय पराशर ने पूछा। तो उस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो वो जेल नंबर 2 में थे संतराम पाल जी महाराज, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल नंबर 1 में ये अपना स्टेटमेंट दिए कि मेरे अधिवक्ता जो हैं उनसे मैंने सलाह नहीं लिया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना ही बोले हैं और उन्होंने आरोप को स्वीकार नहीं किया है। बस इतना ही कहा है कि मैंने अपने अधिवक्ता से सलाह नहीं लिया है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इस तरीका से ये अब आप
सभी ये एक क्या बोलते हैं 142 पर ये आरोप गठित की गई थी जिसमें ये सजा है। उसके बाद में हुआ क्या कि 3 अभियुक्त बाद में पकड़ाए जो अबस्कॉन्डर घोषित हुए थे। 3 अभियुक्त में कौन कौन अभियुक्त हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। वे अभियुक्त हैं, पहला नीलम, दूसरा जो हैं वह हैं संजय जो मंजू का पति है, और तीसरा जसवीर जो उर्फ नाम उनका जगवीर है। दोनों ये तीनों का पता जो है वह मैं आपको बता देता हूँ इस मोबाइल से। इनकी पता क्या है। ये आप लोगों को देख लीजिए यहाँ पर, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये जो हैं पहला संजय एलियस फौजी वगैरह वगैरह का ये नाम दिया हुआ है। तो इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी दिखाने में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसमें है फौजी संजय फौजी सन ऑफ अजीत सिंह एलियस जीतू रेसिडेंट ऑफ विलेज खानपुर कलान डिस्ट्रिक्ट सोनीपत एट प्रेजेंट रेसिडेंट हेड हाउस नंबर 2824 सेक्टर 29 रोहतक। ये जो संजय हैं वह मंजू यानी गुरु जी की लड़की मंजू का पति हैं, और दूसरा नीलम डॉटर ऑफ श्री रामपाल। हालांकि यहाँ पर रामपाल लिख दिया है लेकिन ये गलत लिखा है। मैंने पता किया और रामचंद्र भगत जी से मुझे पता चला कि ये जो है नीलम जो है वो रामपाल जी महाराज की बेटी नहीं है। वो रामपाल जो है वो मिसप्रिंट से इस पर दर्ज हो गया है। वे कोई रामफल है, फल रामपाल नहीं, रामफल रामफल है। उनकी बेटी है जो धनाना की रहने वाली है और डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है उसका पड़ता। एक तीसरा जसवीर जिनका उर्फ नाम जगवीर भी कहा जाता है, जिनके पिता का नाम है श्री भीम सिंह रेसिडेंट ऑफ करसौला डिस्ट्रिक्ट जिंद। ये जिंद जिला के रहने वाले करसौला के हैं। तो ये इन तीनों लोगों पर चार्ज फ्रेम वही हुआ है इस केस में 428 में जो संत रामपाल जी महाराज पर चार्ज फ्रेम हुआ। अब चार्ज फ्रेम क्या हुआ है हर एक का हम बारी बारी से शॉर्ट में आप लोगों को रखेंगे, क्योंकि 8:30 बजे हमारे रामचंद्र भगत जी भी लाइव में आने वाले होते हैं, इसलिए मैंने 7:30 बजे ये समय रखा है। तो इसके लिए हमें जल्दी इस बात को रख करके और उनके समय पर हमको छुट्टी देना है। तो रामचंद्र भगत जी, हालांकि हमने तो आज एक समाचार सुना हरीश भगत जी का, मुजफ्फरपुर नगर वाले का, कि उनके पिता की जो यहाँ का शरीर है वो छोड़ चुका है। देखते हैं परमात्मा कब उनसे मुलाकात कराते हैं हरीश भगत जी से। वो कोशिश करेंगे हम लोग कि जब रोहतक में आवेंगे और इस बात को पूर्णतः वहाँ इसी बात को मतलब इस बात को भी रोहतक में भी रखी जाएगी, रोहतक में पूर्ण रूप से रखी जाएगी। अभी तो शॉर्ट में मैं बातें बता रहा हूँ, लेकिन रोहतक में बहुत मतलब विस्तृत ढंग से इसको बताई जाएगी। राम साहेब मतलब रामचंद्र भगत जी सत साहेब, और हमें भगत जी सब साहेब, कन्हैया भगत जी सत साहेब, कृष्णा राजपूत भगत जी सत साहेब, विकास जी भगत जी सत साहेब, आप सभी लोगों को मेरा सत साहेब हो। उमेश जी को मेरा सत साहेब, सुखराम चौहान जी को मेरा सत साहेब, सत साहेब।
अच्छा सॉरी, इसके लिए मैंने अभी जो रामचंद्र जी के बारे में कहा कि वो लाइव 8:30 बजे आते हैं, तो मुझे जानकारी नहीं था, लेकिन आज वो लाइव में नहीं आने वाले हैं जैसा उन्होंने मैसेज दे रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्षमा चाहिए। खैर, अब आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि संजय उर्फ फौजी, सन ऑफ अजीत और जीतू ग्राम वगैरह सब तो हमने बता दिया। इन तीनों पर गंभीर अपराध के अंतर्गत जो आरोप गठित किया गया है वह 25/4/2025 को गठित किया गया है, यानी अभी, यानी इस मंथ के पिछले मंथ में ये 4 सबमिट किया गया। तो उसमें पहला बलवा करने के उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव, यानी एकत्र होना, विधि विरुद्ध जमाव करना कि बलवा किया जाए या उसका सदस्य बनना, ये धारा 147 के तहत अपराध होता है। ये आरोप गठित किया गया पहला। दूसरा किया गया कि न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट, न्यायालय द्वारा जारी यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जब 5/11/2014 को वारंट निर्गत किया था कि संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए, उसके बारे में कहा जा रहा है कि न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट 5/11/2014, 10/11/2014 एवं 17/11/2014 को पुलिस द्वारा निष्पादित होने से रोकने के लिए सामान्य उद्देश्य से, एक उद्देश्य से, एक साजिश से घातक हथियार के साथ, जैसे पेट्रोल बम, डबल बैरल गन के द्वारा, राइफल, रिवॉल्वर इत्यादि के साथ बलवा करने के उद्देश्य से वो विधि विरुद्ध जमाव किए हुए थे, जिसका धारा 148 के तहत आरोप गठित की गई है। और तीसरा मतलब क्या है, तीसरा आरोप गठित हो रहा है कि 18/11/2014 को पुलिस ऑफिसर एवं कर्मियों को रोकने के लिए विधि विरुद्ध जमाव घातक हथियार का प्रयोग करना, जैसे मतलब जितने भी पेट्रोल बम थे, किरोसिन बम थे, और फायर करना, फायर आर्म्स वगैरह इत्यादि से जो ये अटैक किए हुए थे पुलिस पर, उसके बारे में कह रहा है कि हथियार से, घातक हथियार यानी 149 जो होता है वो घातक हथियार से संबंधित होता है। इससे हमला करना 149 के तहत अपराध होता है, जिसे गठित की गई है। अच्छा, चौथा है कि सभी समान उद्देश्य से, एक ही उद्देश्य से, एक ही साजिश से ये विधि विरुद्ध जमाव करके, एकत्रित करके, लोगों को बुला करके और उनको, जो गवाह जो पुलिस थे, उन पर एसिड फेंक करके उन्हें गंभीर इंजरी पहुंचाया गया है। एसिड तो आप जानते हैं कि कितना खतरनाक होता है और कितना ये दर्दनाक, मतलब ये आपको ये कहा जाएगा कि एसिड फेंकना बहुत विद्रूपम अपराध कहा जाता है। ये हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। तो ये उन लोगों पर एसिड फेंक करके गंभीर इंजरी पहुंचाने यानी चोट पहुंचाने के लिए धारा 326A भारतीय दंड विधान के तहत आरोप गठित की गई है। पांचवा है कि अन्य सभी अभियुक्तों के साथ समान उद्देश्य से ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा बेईमानी, अब यहाँ शब्द आ गया, बेईमानी से प्रेरित करना, यानी कि लोगों को बताना, बेईमानी से प्रेरित कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर भगवान के रूप में पेश करना कि गुरुजी भगवान है, आप लोगों को बचा लेंगे, आप लोग यहाँ एकत्रित हो जाइए, ये लड़ाई कीजिए, ये वहाँ पर पुलिस को नहीं आने दीजिए, पुलिस के साथ मगर आने के लिए आवे तो उसके साथ जम करके विरोध करना है, परमात्मा बचा लेंगे, परमात्मा यहीं पर बैठे हुए हैं,
इस रूप में पेश करके जनता को धोखा देना 420 भारतीय दंड अपराध 420 भारतीय दंड के तहत अपराध कारित किया जाना होता है, जो गठित की गई है आरोप। ये आपका 5वां आरोप हुआ। छठा, हालांकि इसमें कोर्ट ने 30A हेड में ये चार्जशीट सबमिट किया है, यानी आरोप गठित किया है, किंतु हमने उसको शॉर्ट करके, छोटा करके 26-27 हेड में मतलब आपको बताने जा रहे हैं। और लास्ट में एक बार और बताएंगे कि कुल को एक साथ मिलाकर के और ये आरोप गठित की गई है। और छठा क्या बता रहे हैं कि समान उद्देश्य के साथ विधि विरुद्ध जमाव द्वारा पुलिस पदाधिकारी कर्मियों पर विस्फोटक पदार्थ फेंक कर पेट्रोल बम फायरिंग एवं पत्थर इत्यादि द्वारा जानलेवा आक्रमण करना, जिससे पुलिस कर्मी जख्मी हो गए हैं। एक जख्मी करने के लिए आपको अपने मन की भावना बनाना, एक साजिश बनाना और एक जख्मी होना अलग हो जाता है। ऐसे कृत्य जान से मार देने का प्रयास करना भारतीय दंड विधान धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास करना होता है, जो अपराध आप लोगों ने किया है। इसलिए आप लोगों के विरुद्ध ये भी अपराध गठित की जाती है। अब सातवां उधर से विधि, हाँ अब ये 9वां बता रहे थे। थोड़ी सी बार बार फोन आ रहा है और डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो मतलब ये हो जा रहा है। आप सभी ने 9वां ये पॉइंट बोल रहे हैं, आप सभी ने समान उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव द्वारा आगजनी कर जेसीबी क्रेन नंबर A4 यानी हरियाणा का ये नंबर है 56A9871, जिससे पुलिस ने पुलिस विभाग जो है वो भाड़े पर लेकर उपयोग के लिए हेलो, अब आवाज आ रही है? आप लोगों तक आवाज जा रही है? ठीक है, ठीक है भगत जी, सच से आप 9 ये बता रहे थे आपको कि
आप सभी ने समान उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव करके यानी एकत्रित करके सभी लोगों को बुला करके और आगजनी के द्वारा यानी आग लगा करके जेसीबी क्रेन नंबर जिसका हरियाणा का है 56A9871 जिसे पुलिस विभाग ने भाड़े पर अपने उपयोग के लिए लाई थी, उसे एवं पुलिस जिप्सी को आपने आगजनी करके क्षतिकारित कर दिया है, जो धारा 435 के तहत अपराध है। 10 नंबर 10 है कि आप सभी ने इस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा समान उद्देश्य से लगभग 20,000 लोगों को सतलोक आश्रम बरवाला में बंधक बनाया था, जो धारा 342 के अंतर्गत अपराध है। ये भी वहां पर चल रहा है। ये भी वहां पर अपराध चल रहा है कि अब 11वां पॉइंट में आपको मैं बता दे रहा हूं कि विधि विरुद्ध जमाव करके समान उद्देश्य से पुलिस कर्मियों के कार्यों में बाधा पहुंचाना, ये 353 के तहत अंतर्गत जो है वो अपराध है। क्या कोई दिक्कत हो रही है क्या? ये आपकी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कैमरा क्यों नहीं मतलब आ रहा है? कैमरा तो ठीक है, कैमरा अच्छा। अब आप 11वां है कि आप सभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा समान उद्देश्य पुलिस कर्मियों के कार्यों में बाधा पहुंचाना 353 के अंतर्गत अपराध है। 12वां पॉइंट में आरोप गठित है कि सभी ने साथ मिल करके राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ना 121 के तहत अपराध गठित किया गया है। आप सभी यानी अभियुक्तों के बारे में कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के सिस्टम के विरुद्ध आपराधिक बल का पहला में आपको ये धारा जो है उसमें युद्ध छेड़ने की बात बताई जा रही है 121 में, और 121A जो है इसमें आपराधिक बल का प्रयोग करना है, जैसे वो हथियार का प्रयोग करना है होता है। तो इसे सिस्टम के विरुद्ध में आपराधिक बल का प्रयोग कर राज्य सरकार के विरुद्ध में युद्ध छेड़ा, जो धारा 121A के तहत अपराध है, गठित किया जाता है। आप सभी अन्य सभी अभियुक्तों के साथ तथा यह जानते हुए कि कुछ व्यक्तियों द्वारा राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने हेतु आश्रम में विस्फोटक पदार्थ, आग्नेयास्त्र, पेट्रोल बम आदि जो है ना, वो हथियारों आदि वगैरह को एकत्रित कर रहे हैं, या आप जान रहे थे? थोड़ी सी कैमरा कम आ रही है, इसका प्रकाश बढ़ नहीं रहा है।
नीचे ऐसे बढ़ जाते हैं। दोनों तरफ लाइट थोड़ी हो रही है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हम ऐसे हो जाते हैं ताकि दोनों तरफ से लाइट आवे, तो ये हो जाएगा आपका। अब आ रहा है, फोटो ठीक आ रहा है। अब ठीक है भगत जी, कोई भगत जी? ठीक। हाँ, अब आपको मैं पॉइंट नंबर 14 पर लेकर के चलता हूँ। पॉइंट नंबर 14 पर ये अभी जो बताए कि ये इकट्ठा करना क्या क्या है। इकट्ठा करना राज के विरुद्ध छेड़ने के लिए हथियार या अन्य प्रकार के जो भी मतलब अग्नेयास्त्र हैं, पेट्रोल बम है, किरोसिन बम है, लाठी भाला बर्छा वगैरह जो है वो सब उपाय करके एकत्र करके और रखना। ये धारा आपको 123 के तहत अपराध माना जाता है। अब पांचवा जो है वह है 15वां, वह है आप सभी जानते हुए हैं। ये अब ध्यान दिया दीजिए, जो कोई भी वो आश्रम में होगा तो उनको जानकारी होगी कि घटना के बहुत पूर्व से, यानी कि 8-9 रोज पूर्व से वहाँ पर आपको डीएम ने 144 की धारा लागू किया था। तो वे क्या हुआ, उसके संबंध में ये आरोप गठित की गई है कि आप सभी जानते हुए कि डीएम हिसार ने दिनांक 11/11/2014 को बरवाला आश्रम के आसपास अंतर्गत धारा 144 सीआरपीसी के तहत लागू किया है एवं आश्रम तथा आश्रम से 500 मीटर के आसपास कोई भी व्यक्ति हथियार, जेली, गड़ासी, भाला, बर्छा, तलवार, लाठी इत्यादि का धारण नहीं करेगा। आदेश को अवज्ञा करने पर धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध है। ये वहाँ पर आरोप गठित की गई है कि डीएम ने जो 144 की धारा वहाँ पर लागू किया था, वह जो है वहाँ पर ये लोग लाठी भाला वगैरह, बर्छा गड़ासा और पेट्रोल बम वगैरह ले करके उनके आदेश को लोगों को हुजूम बना करके, लोगों को रोड पर बैठा करके उनके आदेश का ये विरोध कर दिए। और आदेश जब विरोध कर दिए तो इनका हुआ क्या कि 188 का ये अपराध हो गए। तो ये 188 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध कारित किए हैं। और आप सभी अभियुक्त मिल करके, एक साथ मिल करके विधि विरुद्ध जमाओ एक उद्देश्य से, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उद्देश्य करना ही बाकी नहीं है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस आशय से कि भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को धमकी देने या धमकी की संभावना के साथ कृत किया है। यानी कि ये लोग जो हैं, ये अपराध वहाँ आरोप गठित है कि आप लोगों ने भारत के एकता को, अखंडता को, सुरक्षा को, संप्रभुता को आपने धमकी दिया, उसके धमकी देने की संभावना को कृत किया और विस्फोटक फायर द्वारा, यानी विस्फोटक पदार्थ आदि, फायर आर्म्स आदि के द्वारा उपयोग करके लोगों के दिमाग में, यानी जितने भी पब्लिक थे, चाहे वो भगत अंदर के हों, चाहे भगत वो बाहर के हों या जगत हों,
सबके दिमाग में आतंकित हमला करने का इरादा रखना, जिससे लोगों की मृत्यु होने की संभावना या व्यक्तियों को चोट पहुंचाना या संपत्ति का हानि या क्षति पहुंचाने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना तथा हमला करना, जिससे पुलिस की मृत्यु की संभावना हो सकती है तथा हजारों अनुयायी, शिष्य नहीं अनुयायी, और ये जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हो या मैनेजमेंट हो, ये सब के सब अनुयायी हैं, शिष्य कोई भी नहीं है। राज्य सरकार के विरुद्ध ढाल बनाने का कृत्य किए तथा सरकारी सेवक अपना कर्तव्य निष्पादित नहीं कर सके, यानी वारंट का निष्पादन नहीं कर सके, इसके लिए वहाँ पर गतिविधि जो है वह ऐसा किए जो इनकी गतिविधि है धारा 16 असंवैधानिक गतिविधि अधिनियम 1967 के अधीन अपराध है, जिसमें मृत्यु की सजा है। आप सभी रामपाल जी एवं अन्य लोग जिनका नाम ऊपर अंकित है, यानी ऊपर अंकित का मतलब यानी 142 के बारे में ये कह रहा है। अभी तो जो ये 25/4/2025 को ये जो आरोप गठित हो रहा है, केवल मात्र 3 लोगों पर हो रहा है, वह है संजय, नीलम और ये जसवीर। मगर इसके पूर्व में 142 लोगों पर ये चार्ज सबमिट हो चुका है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि अन्य लोग जिनके ऊपर नाम अंकित है, जो भारतीय ट्रस्ट, अब यहाँ पर ट्रस्ट का भी आ रहा है नाम। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये ट्रस्ट किस लिए बनाया गया था और इस ट्रस्ट के बारे में क्यों कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट और बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को किनारे रख करके और मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से तथा जाल ट्रस्ट बना करके अपना ये दुकानदारी जो चला रहे हैं, किस कारण से चला रहे हैं, ये सारे भक्तों को जानना होगा, ये सारे भक्तों को समझना होगा कि क्यों ऐसा काज कर रहे हैं, क्यों ये काज कर रहे हैं, क्यों नहीं कार्य कर रहे हैं। तो ये अब उसके बारे में है आपको कि आप सभी रामपाल जी महाराज, वो ऊपर नाम जितने भी अंकित हैं यानी सभी 145 जो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1872 के तहत पंजीकृत कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट एवं बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का गठन किया गया था और अपराध करने के लिए राज्य के खिलाफ एक साजिश रची गई थी इसी ट्रस्ट के माध्यम से। आप लोग अब ध्यान दीजिए कि ये कहा क्या मतलब यहाँ हुआ है। ये आरोप जो गठित हो रहा है, ये क्या गठित हो रहा है, आपको ध्यान देने पड़ेंगे। ध्यान ये देने पड़ेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि ये दोनों ट्रस्ट, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट और बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, इस अपराध का साजिश यानी ये मारपीट करने का, लोगों को कैसे एकत्रित करके और सरकार के विरुद्ध लड़ाई जाए, कैसे पुलिस पर मारपीट की जाए, इसके लिए ये साजिश रची गई थी। ताकि उसी साजिश के तहत में ये बनाया गया था कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट और बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट। इस पर विचारण चल रहा है जो धारा 18 आतंकवादी गतिविधि संलिप्तता के तहत अपराध है, जिसमें ये आपको ऊपर बताए कि अपराध है जो जिसमें फांसी की सजा है। उसी तरह से ये 18 जो है 18 पॉइंट में फिर आ रहा है वहीं 4 यानी इन दोनों ट्रस्टों पर 4 हेड में आरोप गठित की गए हैं। 4 हेड मतलब कि 4 का अलग अलग थोड़ी थोड़ी अंतर है और उसमें थोड़ी थोड़ी अंतर में थोड़ी थोड़ी सजा है। थोड़ी थोड़ी सजा का मतलब कि जैसे किसी में फांसी है
तो किसी में आजीवन है, तो किसी में मतलब आजीवन 10 बरस है। इस तरीका से थोड़ी सी, लेकिन ये 4 कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट और बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के संबंध में 4 हेड में आरोप गठित है। वह है, यह पहला आपको बता दिए। दूसरा है कि आप सभी द्वारा गठित कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट तथा बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट जो पंजीकृत की गई थी, वे सदस्य आतंकवादी गतिविधि के गैंग, याद रखिए यहाँ क्या कह रहा है, उसमें कह रहा था कि आप लोगों ने साजिश रची थी और यहाँ पर ये गैंग में इन्वॉल्व हैं, यानी गैंग आप बना लिए हैं, जो धारा 20 आतंकवादी गतिविधि सुरक्षा अधिनियम 1967 के तहत अपराध कारित किया है, आरोप गठित की गई है। ये 18वां हो गया। 19वां में दिया है फिर वहीं कि आप सभी ने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के प्रभारी हैं, सदस्यगण हैं तथा अपने व्यवसाय के संचालन के जिम्मेवार हैं। तो ये लोग जितने भी नाम दीक्षा दे रहा है, मूर्ख भगतगण ये पढ़ रहे हैं कबीर परमेश्वर भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के तरफ से, वह मतलब कबीर परमात्मा परमेश्वर भक्ति मुक्ति ट्रस्ट पर नाम दीक्षा जो ले रहे हैं, वे भी इसमें फंस रहे हैं। ये यहाँ पर आरोप गठित है कि आप सभी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के प्रभारी सदस्यगण अपने व्यवसाय के संचालन के जिम्मेवार हैं। तो आप जिम्मेवार हैं, आप नामदान सेंटर चलाने वालों, कोऑर्डिनेटरों, जिला कोऑर्डिनेटरों हो, संभाग कोऑर्डिनेटरों हो, ये सुन लो कि तुम्हारी क्या होगी कल हाल, कि ये व्यवसाय संचालन करने के लिए आप जिम्मेवार हैं। जो धारा 16 जिसे अब संशोधन करके 22C के तहत आतंकवादी गतिविधि में संलिप्तता होने की धारा के मतलब 22C के तहत में अपराध कारित है, जिसमें फांसी की सजा है। आप आज से ही सुन लो। और ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट तथा कबीर परमेश्वर भक्ति मुक्ति ट्रस्ट पर नाम दीक्षा देने वाले संचालक, कोऑर्डिनेटर या संभाग कोऑर्डिनेटर या स्टेट कोऑर्डिनेटर, आज सुन लीजिए कि कल इसी बिंदु पर अगर कहीं मिल गया प्रमाण में और अपने भक्तों से आज भी सुधर जाओ, बंद कर दो, ये नाम दीक्षा देना बंद कर दो, अन्यथा ये सत साहब चैरिटेबल ट्रस्ट के आंदोलनकारी तुम्हें कहां ले पहुंचेंगे, ये भगवान ही जानता है और दूसरा कोई नहीं जानता है। अब 20वां पॉइंट है कि आप सभी द्वारा पंजीकृत कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट एवं बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का गठन किया, जिसमें अपने कब्जा में खतरनाक विस्फोटक पदार्थ, घातक हथियार रखना, विस्फोटक अग्नेयास्त्र अधिनियम, आर्म्स अधिनियम धारा आदि के तहत अंतर्गत ट्रस्ट के प्रावधानों के विपरीत, ये ट्रस्ट का प्रावधान के अंतर्गत नहीं है कि तुम अग्नेयास्त्र रखो, तुम राइफल रखो, तुम आर्म्स रखो, तुम किसी भी प्रकार के घातक हथियार रखो, अग्नेयास्त्र रखो, ये प्रावधान ट्रस्ट में नहीं है। और तुम लोग यही कार्य किया है, लाठी भाला ईंट पत्थर पेट्रोल बम वगैरह सारे के सारे चीज रखे हुए हो। तो जरा सुन लो, ये सुन करके तुम्हारे लिए काम आएगी। यदि आप आज भी नाम दीक्षा देने से छोड़ देते हो, अपनी नाम देना दीक्षा देना अपनी व्यवसाय को बंद कर देते हो, उसी में तुम्हारी भलाई है। प्रावधानों के विपरीत कृत किया गया है, जो धारा 23 असंवैधानिक गतिविधि सुरक्षा अधिनियम 1967 के तहत अपराध है, जिसमें फांसी की सजा है। अब आप लोग ये 4
बिंदुओं में ट्रस्ट के बारे में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, बंदी चोर भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के बारे में 4 हेड में न्यायालय ने विचारण कर रहा है। और इन बिंदुओं पर जितने भी ये लिए हुए हैं, इसके तहत में हाँ भगत जी, बात तो सही कह रहे हैं। तो ये समझ लो, आज से ही कुछ अपने को सुधार लो, परमात्मा के मार्ग में आ जाओ। परमात्मा बड़े दयालु हैं, वो तुम्हारी सारी बातों को भूल करके और तुम्हें माफ कर देंगे यदि तुम नाम दीक्षा देना, संचालन करना बंद कर देते हो। नहीं तो फिर तो सत साहब चैरिटेबल ट्रस्ट इसके लिए आ ही रहा है, आवेगा ही, और वो सारे सामने रखे जाएंगे। अब 21वां पॉइंट में है। 21वां पॉइंट में ये आप विस्फोटक पदार्थ के बारे में है, उसको आरोप गठित की गई है। वह है कि आप लोगों ने दिनांक 18/11/2014 को अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर असंवैधानिक एवं घृणित कार्य विस्फोटक पदार्थ जैसे पेट्रोल बम आदि से हमला किया, जिसके कारण जीवन को खतरा, संपत्ति को काफी क्षति पहुंची है, जो धारा 3(4)A विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत अपराध है, आरोप गठित की गई है। और धारा 22 में विस्फोटक पदार्थ का एक और धारा ये किया गया है कि आप सभी अन्य अभियुक्तों के साथ अपने कब्जे, अपने नियंत्रण एवं विस्फोटक पदार्थ जैसे पेट्रोल बम, किरोसिन इत्यादि इस आशय से के साथ रखे थे कि जीवन के खतरे एवं संपत्ति को काफी मात्रा में क्षति पहुंचे, अपराध कारित किया है, जो धारा 4B के तहत विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत अपराध है। अब आपको 23वां में है कि आप सभी अभियुक्तों के साथ शरारती कृत्य, ये आप लोगों ने शरारत किया है। किसके साथ? कानून के साथ शरारत किया है। बरवाला घटना कानून का शरारत है। कानून के द्वारा जारी वारंट को आपने निष्पादन नहीं करने दिया, शरारती कार्य किया, लोगों को अपने कार्य करने से रोका। इसके लिए है कि आप सभी अभियुक्तों के साथ मिलकर शरारती कार्य किया, जिससे सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंची है, जो धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति की क्षति सुरक्षा अधिनियम 1984 के तहत अपराध किया है। ये आपको चुकाने पड़ेंगे। जितने भी ये पैसे खर्च हुए हैं पुलिस वगैरह को मतलब लाने में, उनके टीए वगैरह, चाहे आपको पकड़ने में, आप लोगों को मतलब उनके वारंट को निष्पादन करने में जो भी खर्च हुए हैं, वो करीब 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस सब का अपराध आपने धारा 3 के तहत सार्वजनिक संपत्ति की क्षति पहुंचाई है, इसके लिए आरोप गठित की गई है। और 24वां है, आप सभी अन्य अभियुक्त के साथ वो शरारती कार्य एवं आगजनी भी किए हुए, जो जिप्सी वगैरह को जलाए हुए थे, विस्फोटक पदार्थ फेंके हुए थे, पेट्रोल बम वगैरह, सार्वजनिक संपत्ति जिसको क्षति पहुंची है, गाड़ी हुआ, वो जेसीबी वाला हुआ, वो जिप्सी वाला हुआ, पुलिस की गाड़ी वगैरह जो हुआ, वो धारा 4 के 4 संपत्ति क्षति सुरक्षा अधिनियम 1984 के तहत अपराध है, जो वो आप लोगों के विरुद्ध में गठित है। अब धारा 25 में जो है
इसमें सभी धाराओं को, जितनी भी धाराएं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेकर के 24 तक बताए, वो सभी धाराओं को एक जगह एकत्रित करके ये 25वां धारा गठित की गई है। वह आपका मतलब ध्यान से जरा सुनिएगा। ये दिनांक 18/11/2014 को आप सभी ने अन्य अभियुक्त के साथ सहमत होकर आपसी अग्रीमेंट किया। आपसी अग्रीमेंट कौन किए थे? ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले और ये मैनेजमेंट वाले, और आपसी सहमति करके सभी लोगों को भुलवाए थे संत रामपाल जी महाराज के नाम पर। आप लोगों ने आपसी अग्रीमेंट करके एवं अवैध साधनों द्वारा, यानी ईंट पत्थर वगैरह आप लोगों ने ढुलवाया, अपने भक्तों से ढुलवाया। आप लोगों ने ईंट पत्थर पेट्रोल बम वगैरह ये जुगाड़ करवाया, रखा वगैरह, ये सारी साधनों द्वारा उपरोक्त सभी अवैधकृत करने के लिए, अवैधकृत के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अवैध क्या होता है। लीगल कृत करने के लिए आप लोगों ने ये नहीं जुटाया। आप लोगों ने लीगल कृत के लिए ये भीड़ नहीं जुटाया कि चलिए हम लोग चलते हैं संत रामपाल जी महाराज को ले करके, और न्यायालय बुला रहे तो न्यायालय में हम लोग रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन न्यायालय के द्वारा जारी वारंट का निष्पादन करने से आप लोगों ने उन पुलिस अधिकारियों को रोका, हाईकोर्ट के आदेश का अवमानना किया। इसी को लेकर के ये ऐसी घटना आप लोगों ने जानबूझ करके किया है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एवं मैनेजमेंट, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एवं मैनेजमेंट वालों को सहायता करने वाले में से आप हैं। जितने भी भगतगण हैं ये सब आप हैं। आप लोगों ने उनको सहयोग किया है। एक दिन आप लोग मतलब आप लोगों के लिए आंखों में आंसू भी नहीं होगा, क्योंकि आंखें नहीं होगा, रोग भी नहीं। ये ऐसा दिन आवेगा। नहीं तो आज से ये संभल जाओ और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए अपनी जो सांसें बची है उसको बचा लो, वो परमात्मा में लगा दो, अपने गुरु के लिए लगा दो, अपने गुरु के आवाज उठाने के लिए लगा दो। आइए तब चलिए हम बोलते हैं उन अवैध कृत्यों को अग्रीमेंट के अनुसार, यानी जो अग्रीमेंट किए थे उस कृत्य को आप लोगों ने अपने अनुसरण में लाया, यानी अनुसरण किया, यानी वो कार्य किया जो आपने अग्रीमेंट किया। यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट ने बैठ कर के किनारे अपना जो साजिश बनाया और अग्रीमेंट आपस में किया कि हम लोग ऐसे ऐसे करें, वो ये जो है इसका अनुसरण आप करते हुए भक्तों को भी मतलब उसमें लगाया, रोका, ढाल बनाया, ईंट पत्थर दिया, ईंट पत्थर चलाया, हैं, अनेकों मतलब प्रोवोकेशन वाली बात बोली के अनुसरण में कृत्यों को किया। जो धारा, अब धारा कितना है ये सभी इसमें है। धारा 147 जो आप लोगों को वहां बताए कि ये बलवा करने का, तो बलवा आप लोगों ने किया शांतिपूर्ण ढंग से। उनको गुरु जी को वहां जो निष्पादन करना था वो नहीं करने दिया, बल्कि बलवा कि नहीं करेंगे, चाहे लाखों लोगों की लाशें यहाँ से गुजर जाए, लाखों लोगों के लाखों से मतलब गुरु जी को गुजरना पड़े, ये मरवाना चाह रहे थे और भगतगण इनका साथ दे रहे थे। अच्छा, अब उसी तरह से 148 है, 149 है, घातक हथियार वगैरह, पेट्रोल बम वगैरह ये ट्रस्ट बनाए हुए थे और राइफल लेकर के घूम रहे थे। वो जाकर के वो 5 जगह जो मतलब 5 जगह गेट पर अपने प्रहरी को रखे थे, उससे वे जांच करवा रहे थे, फिर भी आर्स में ले करके और ट्रस्ट के अंदर लेकर के घुमा रहे थे, जबकि ट्रस्ट के प्रधानों के अंतर्गत आर्स में लेकर के घूमना नहीं है, अवैध हथियार लेकर के घूमना नहीं है, अवैध विस्फोटक पदार्थ लेकर के घूमना नहीं है। ट्रस्ट का काम क्या होता है? ट्रस्ट का काम होता है, सत्य का काम होता है, लोगों को कल्याण करना काम होता है, लोगों को कैसे उजागर किया जाए,
कैसे लोगों को मतलब सही रास्ते पर लाया जाए, ये कार्य करना होता है। लाठी भाला उठा करके बम का प्रयोग करके और अपनी दबाव देना नहीं होता है। तो ये आप लोगों ने मतलब ऐसा कार्य किया, ये अवैध हथियार के साथ में लेकर के वो कार्य किए थे। 186, 326, 420, 327 जो पीछे मैंने सारे का डिटेल आपको बताया था, उसका सब मतलब निचोड़ है। ये 333, 435, 352, 353, 121, 121 ए, 22C, 23 आतंकवादी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 धारा, ये तो मत हो गया आपका 1967 में, मतलब जो कि गतिविधि आतंकवादी गतिविधि करते थे तो लोग, ये आतंकवादी गतिविधि का मतलब और विशेष विस्तृत रूप से जान लीजिए कि देवपाल जी भगत जी सतसाहेब, मदन लाल जी सतसाहेब, देवपाल भगत जी, हाँ भगत जी, देवपाल भगत जी आप सही बोल रहे हैं, समझे ना। ये आतंकवादी गतिविधि का मतलब विशेष रूप से आप ये जान लीजिए कि आपने सुना होगा एक कसाब का नाम जिसे फांसी दी गई थी, उस पर ये सेक्शन लगा हुआ था, ये आतंकवादी गतिविधि में संलिप्तता का रोकथाम अधिनियम 1967 है, ये उस पर लगा हुआ था, उसको फांसी दी गई थी। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और ये मैनेजमेंट गुरु जी को वहां तक पहुंचाना चाहता है जहां कसाब पहुंच चुका है। इसलिए भगतगण आज से आप जाग जाओ, सो मत, कान बंद करके रहो मत। स्टेट कोऑर्डिनेटर लगाएंगे और वे थोड़ी सी जो इसका तेरीफ होता है ना, वो नेट का, वो नेट कमजोर हो रहा है, इसीलिए अब जल्दी हम खत्म करते हैं इसे। तो धारा, ये विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 हाँ कनेक्ट हो गया, हाँ हाँ भगत जी, वो नेट के प्रॉब्लम से दिक्कत हो रही है, आप लोग क्षमा करेंगे। ये दिए हुए हैं दूसरे नंबर से, मतलब वो वाईफाई में। अब 2 मिनट में हम ख़त्म करते हैं। और इस तरीके अब चलिए, ये यहाँ थे, हाँ अब धारा 3, 4 और 4A, 4B विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत में ये चार्ज गठित की गई है तथा 3, 4 सार्वजनिक संपत्ति की क्षति सुरक्षा अधिनियम 1984 के तहत ये अपराध कारित की गई है, जो मृत्यु अर्थात फांसी या आजीवन कारावास या रिगोरस यानी कठोर कारावास कठोर कारावास की सजा है इन धाराओं में। तो आप लोग समझिए कि कितने ये गुरु जी कष्ट में हैं। और अलावे इसके आपको बता देते हैं, ये सब तो है ही, बहुत से ये मतलब धाराएं हैं, 26, 27, 28 में है धारा 120 भी और 114 जो है वह धारा जो है ये आपका कंस्पिरेसी करना है, और ये कंस्पिरेसी सबकी होती है। अब इसमें आपको हम बता देते हैं कि इस गुरु जी पर जब ये धाराएं गठित हुई तो ये मैनेजमेंट वाला ने गुरु जी के विरुद्ध में ये धारा गठित हुई थी आपको 15/7/2016 को, याद रखिएगा कि ये FIR हुआ 18/11/2014 को, चालान पुलिस ने पेश किया 16/2/2015 को, और चालान पेश होने के बाद केस कॉमिट हुआ 20/2/2015 को, और गुरु जी के विरुद्ध आरोप जो पीछे मैंने अभी पढ़ा
अभी बताया, उसका आरोप गठित हुआ था 15/7/2016 को। इसमें जब ये गठित हुआ, और पूर्व में हमने बताया है कि गुरुजी ने क्या कहा था। गुरुजी ने कहा था कि मेरे वकील नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और वो जजेज अजय प्रासर जी ने गठित कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है वो नहीं है, लेकिन ये MS नैन हैं जो इसको कंडक्ट करने में सक्षम है, ये हैं, गठित कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गठित हो गया। गठित होने के बाद में अब ज़रा सुना जाए, ये तो आरोप गठित हो गया। गठित हो गया 15/7/2016 को। ध्यान से सुनिएगा, ये मतलब सोचने वाली बात है कि ये लोग क्या करते हैं। अभी आपको हम सब दिखाएंगे। 15/7/2016 को ये चार्ज गठित हुआ, और चार्ज गठित होने के बाद में यानी 7 से 8 माह के बाद ये लोग ये 18/3/2017 को, याद रखिए, ये लिख लीजिएगा, नोट जितने भी मैं डेट बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। 18/3/2017 को RSS मैनेजमेंट वालों ने 8 माह के बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये आरोप को डिस्चार्ज करने के लिए कि ये आरोप नहीं बनता है, उनके विरुद्ध ये आरोप नहीं बनता है, इसलिए ये रिवीजन फाइल किए, जिसका नंबर है, नंबर लिख लीजिए आप लोग, नंबर जिसका है CRR यानी क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1068 सन 2017, 1068 सन 2017। ये वहाँ 8 महीना के बाद फाइल करते हैं। कानून क्या है? कानून है कि किसी भी चार्ज फ्रेम हुआ तो उसके 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट जाना होता है। ये 8 माह के बाद बीत गए, और 8 माह तक 71 गवाह गुजर गए। गुरुजी के विरुद्ध में 71 गवाह गुजर गए। सब लोगों ने गुरुजी के विरुद्ध में अपना स्टेटमेंट दिया। तब 8 माह के बाद ये जाते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कि गुरुजी पर तो अपराध बनता ही नहीं। अब वहां गए तो ठीक है भाई, गए वो भक्तों को समझाने बुझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए वे तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चले गए और क्रिमिनल रिवीजन फाइल किए, जिसका नंबर 1068 सन 2017 है, जो न्यायालय में कंडोनेशन पटिशन अपने डिले का दिए, जिस पर न्यायालय ने कंडोनेशन पटिशन जो है वो स्वीकार करके इनके रिवीजन को तो स्वीकार कर लिया, रिवीजन को एडमिशन कर लिया, किंतु उसमें बहस ये लोग करते नहीं हैं। अब आपको दिखाते हैं इस नंबर से, आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए नंबर इसमें, ये हाई कोर्ट का टोटली जो है ना, ये डेट पड़ा हुआ है। ये टोटली जो है हाई कोर्ट का डेट पड़ा हुआ है। इसके आगे भी कुछ है, ये सब देख लीजिए, ये सब डेट पड़ा हुआ है। अब इस डेट के बारे में आपको थोड़ी सी बता देते हैं कि ये लोग चार्ज फ्रेम होने पर गए हुए हैं। वे प्रक्रिया है कि जितनी जल्दी उसको खत्म की जाए, गवाही ना गुजरे, गवाही को स्टॉप रखा जाए, ऐसा भी आवेदन उसमें नहीं दिए। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ऐसा भी आवेदन नहीं दिए कि ये
मतलब जब तक से चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये रिवीजन जो है उसकी अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक हिसार कोर्ट की ये 428 सन 2014 की जो देशद्रोह की केस का विचारण चल रहा है उसको स्टॉप किया जाए, रोका जाए, ये ऐसा आवेदन नहीं देते हैं। और ये केवल रिवीजन फाइल कर देते हैं कि उन पर कोई आरोप बनता नहीं है और किसी से बहस नहीं करवाते हैं। पहले ये रखे हुए थे केडीएस हुड्डा जी को, केडीएस हुड्डा जी याद रखिए, केडीएस हुड्डा जी को ये लोग रखे हुए थे चार्ज के विरुद्ध में रिवीजन में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। किंतु 3-4 डेट पर वे अपना काज करते गए तो वो सुनवाई जल्दी हो जाता। किंतु इन लोगों ने क्या किया कि चांद राठी, विनोद घई, सोनी नेहवाल, करीब 8-10, ये कौन कौन तो हैं अभी नाम याद नहीं पड़ रहा है, ये सब लोग क्या किए कि केडीएस हुड्डा को हटा करके और स्वयं उसमें इन्वॉल्व हो गए। इन्वॉल्व हो करके अब पटिशन देते हैं ये कि इस रिवीजन में बहुत लंबा समय पड़ गया है, करीब 4 महीना का पड़ गया है, 2012 को पड़ गया है। और उधर जो चंडीगढ़ हिसार कोर्ट में जो चल रहा है वो केस कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए इसको रिकॉल करके और ये किया जाए। तो कोर्ट ने ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये रिकॉल कर लिया और कहा कि बहस कीजिए। तो बहस करने के लिए ये लोग कहे कि हम डेट लेते हैं, आगे दिन बहस कर देंगे। जब आगे दिन बहस हो गया तो जो फिक्स किया था 19/12 को, 20/12 को, तो 20/12 से बहुत आगे निकल गया। ये लोग बहस नहीं कर रहे हैं, ये तो मतलब समझाना था बस केवल उनको केडीएस हुड्डा जी को हटाना था, क्योंकि केडीएस हुड्डा जी तो उसी समय उसको मतलब डिस्पोजल करवा देते करीब 2-3 माह में। लेकिन इन लोगों को तो डिस्पोजल करवाना नहीं था, लंबे ले जाना था और लेते गए। और देखिए जब ये लोग आए तब आपको बता देते हैं, इस पर मैं आपको डेट बताते हैं। ये और सब तो नहीं बताएंगे, टोटल बताएंगे तो आपको मतलब वो गिनने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं डेट बता देता हूँ आपको। अब कितना बड़ा, 28 अप्रैल 2017 से 7 जुलाई 2017 पड़ा, 11 अगस्त 2017 पड़ा, फिर 28 नवंबर 2017, 13 मार्च 2018, 20 अप्रैल 2018, 16 मई 2018, 24 जुलाई 2018, 25 सितंबर 2018, 18 दिसंबर 2018, 20 फरवरी 2019, 4 सितंबर 2019, 5 नवंबर 2019, 21 नवंबर 2019, 29 नवंबर 2019, 20 नवंबर 2019 और 17 जनवरी 2020, 4 फरवरी 2020, 19 फरवरी 2020, 16 जनवरी फरवरी मार्च 2023, अब 23 में चल रहा है, चलिए सितंबर 4 2023 यहाँ तक चला। चलने के बाद में 9 सितंबर 2024 को, अब समझ लीजिए ये लोग केवल डेट पर डेट लेते गया है, बहस नहीं किया है। और जब वो 9/4/2024 को डेट पड़ा तो ये लोग क्या किया कि आप लोग ये देख लीजिए, इसमें फाइनल ऑर्डर है। और फाइनल ऑर्डर में 9 सितंबर 2024 को इन्होंने क्या किया कि उस केस को ही, इस केस को जो मतलब कि इसने फाइल किया था कि ये चार्ज नहीं बनता है उन पर, ये नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, वे केस को ये लोग बहस ना करके इतने दिनों तक खींच करके ला करके
और आपको बता देते हैं कि ये 9/4/2014 को विथड्रॉ कर लिया, और विथड्रॉ कर लिया। फिर भाई काहे के लिए तूने उसमें ये किया था? विथड्रॉ करने की क्या उपाय आ गई थी आपको? विथड्रॉ तो करना नहीं चाहे था, बस करते, जो होता सो होता। फिर इतने मतलब कि 2017 से एक 8 माह बाद तो तुम उतने चार्ज नहीं बनता है, वे मतलब के लिए दिया, केवल भक्तों को पैसा लेने के लिए कि हमने इस वकील को रखा है, इतने रखा है, इतने पैसा ये है वो है, इतने पैसे लग रहे हैं, पैसे खींचने के लिए। लेकिन तुम लोग तो बहस नहीं करा रहे थे, केवल डेट पर डेट लेते गए हैं। मेरे पास सारा ऑर्डर है, वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का सारा ऑर्डर है, उसमें यही दिया है कि अगले डेट पर हैं। ये फलाना जो है वो विनोद घई दूसरे कोर्ट में बहस कर रहे हैं, इसलिए ये आज बहस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? दूसरे की इतनी मतलब जल्दी है, और हमारी जो 11 वर्षों से है वो जल्दी नहीं है। इस तरीका से इन्होंने इस राजकुमार भगत जी मिश्रा जी को सत्साहेब इस तरीका से मतलब कि इन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार से नहीं किया और विथड्रॉ कर लिया। विथड्रॉ किया उन 9/4/2024 को। वो ऑर्डर मेरे पास है, मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ, लेकिन जिस लाइव पर मतलब मैं हूँ उसी मोबाइल में मैंने रखा है। इसमें हमने फोटो नहीं खींच पाया है दूसरे मोबाइल में, नहीं तो वो फोटो आपको दिखा देते कि ये विथड्रॉ किए हुए हैं, और विथड्रॉ के आधार पर ये किए हुए हैं। और अखबार में भी आपको दिखाएंगे, अखबार वाला भी हमने स्क्रीनशॉट लिया था, उसमें भी मतलब उस अखबार में क्या लिखवाए हैं कि गुरुजी को हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। अरे मूर्ख आदमी, जब विथड्रॉ ही कर लेते हो तो वो रिलीफ क्या देगा? तुम बहस करता, रिजेक्ट करता, हम मानते हैं कि रिजेक्ट करता, सुप्रीम कोर्ट था। तुम बताओ कि किसी कोर्ट में जितने भी गुरुजी के विरुद्ध में तुमने हाई कोर्ट में दाखिल किया, सब तो विथड्रॉ किया था। बेल पटिशन भी विथड्रॉ किया था, एक को छोड़ करके। एक को जानता था कि उसमें उसको मिलने वाली नहीं है, इसलिए उसमें मतलब वो विथड्रॉ नहीं किया। बाकी जितने भी मिलने वाले थे उसमें तो तुमने विथड्रॉ कर लिया। और विथड्रॉ करने का कारण क्या होता है कि उसके आगे न पीछे आप जा सकते हैं, तो किसी भी कोर्ट में नहीं जाता। तुम बहस करता, रिजेक्ट करता, कोर्ट मान लो कि रिजेक्ट ही करता। सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट सिंगल बेंच में जाता, डबल बेंच में जाता, फुल बेंच में जाता, अनेकों चीज थे वहां पर, अनेकों प्रक्रिया हैं। लेकिन तुम प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं ले गया? और सुप्रीम कोर्ट को कौन ले गया? ये झूठी बबीता के केस को लेकर के गए हुए थे लोग, दूसरे को लेकर के नहीं गए हुए हैं। आज तक एक भी मतलब केस या बेल संत रामपाल जी महाराज के बारे में बरवाला कांड होने के बाद जब से जेल में गए हैं, न इनके जमानत के बारे में, न इनके अपराध के मतलब आरोप गठित होने के विरुद्ध में रिवीजन हो या अपील हो या किसी भी प्रक्रिया हो, उसमें न तो अपील में बेल फाइल की हैं, न कुछ किए हैं। बेल भी फाइल किए हुए थे तो वो भी विथड्रॉ कर लिए, 2-2.5 वर्ष के बाद में किए, किसी को 1.25 वर्ष में बात किए। ये तो अब समझ लीजिए 2017 में फाइल किए थे, 8 माह के बाद, और 2020 में यानी 7 वर्ष में विथड्रॉ कर दिए। क्या जरूरत थी? 71 जब 8 महीने के बाद में जब रिवीजन गए तो 71 गवाह तो गुरुजी के विरुद्ध में हो गए थे। तो इसका मतलब है कि तुम आरएसएस हो या मैनेजमेंट हो, तुम लोगों की मंशा क्या है? तुम लोगों की मंशा है गुरुजी को फांसी तक पहुंचा देना। अरे फांसी तो हो ही गई है, फांसी के बराबर ये कम नहीं है कि जो मरते दम तक आजीवन कारावास उसी एक कोठरी में मतलब अपना समय बिताते रहे। आने देने के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं किया, और जो भी आने जाने के लिए प्रक्रिया करने जाता है तो तुम लोग उसका विरोध करते हो। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यही हुआ कि तुम विरोध कर रहे हो भक्त। अब सबसे ज्यादा तो मूर्ख भगतगण हैं। सबसे मूर्ख भगतगण को कहा जाएगा कि ये वहां बरवाला में चूसने के लिए चले जाते हैं, सीने के लिए चले जाते हैं, और 2 रोटी खाकर के कुत्ता जैसे पूंछ हिलाने लगता है ना, 3 लोगों का पूंछ हिलाते हैं, लेकिन गुरु जी का जो मतलब वो खिला रहे हैं उनके बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा है। उनका कुछ नहीं पूछते हैं वहां कि गुरु जी क्यों नहीं आते हैं। गुरु जी के लान दो सामने। हम नाम दीक्षा देने के लिए माना नहीं करते हैं, लेकिन गुरु जी के पास ले जाकर के दिलवाओ। अपने यहाँ सेंटर खोल करके क्यों नाम दीक्षा दिलवा रहे हो? ले जाओ जेल में, तुमसे मिलते हैं, तुमसे मिलने के लिए बात करते हो। वैसे ऑडियो वीडियो आते हैं तो छोड़ो ना, सारी भक्तों को ले जाकर के वहां मिला दो। तुम अगर चाहोगे तो सब लोग मिल जाएंगे। तो मिलाने देता क्यों नहीं है? तो नहीं मिलाने देता क्यों? क्योंकि मिलाएंगे तो गुरुजी तो खुद पता चल जाएगा। वो भगतगण हमारे साथ रहेंगे कैसे? वो तो गुरुजी के बात पर चल जाएंगे। हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, हमें रुपए कहाँ से मिलेंगे? अरे भगतगण भी आप कम से कम खुद को अपने सोचोगे तब कुछ मतलब ये होगा। नहीं सोचोगे तो गुरुजी आने वाले में से नहीं है। फांसी तक ये लोग ले जाएंगे। आज कहने लगे ना कि गुरुजी की क्या मतलब है, गुरुजी अब नहीं आवेंगे, अब वहीं से सतलोक चले जाएंगे। और सतलोक कैसे जाएंगे? गुरुजी अपने ऊपर कलंक लेकर के जाएंगे कि हमने वो बम पड़ाका वगैरह पुलिस फौजदारी को मतलब ये किया है। अरे कोई भी परमात्मा, कोई गुरु अपने ऊपर ऐसी काला धावा लेकर के जाएगा? तुम और आप, हम सब मूर्ख हैं कि अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, अपनी मतलब ये बात को नहीं रखते हैं। अपनी बात को जब तक से नहीं रखेंगे, जब तक से वो एक बच्चा भी होता है, जब अपनी आवाज नहीं उठाता है, यानी आवाज उठाने का मतलब जब तक से रोता नहीं है ना, तो उसकी माँ भी दूध नहीं देती है। जब नहीं उठाओगे, नहीं रोओगे, नहीं चिल्लाओगे तो दूध नहीं मिलेगा। और तुम्हारी माँ बैठे हुई जेल में है। इसलिए आप भक्तों को ये आवश्यक रूप से अपने अपने ही क्षेत्र में आवाज तो उठाने पड़ेंगे, अपने लोगों को आवाज उठाने पड़ेंगे। हम कोऑर्डिनेटर, संचालक, जिला कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर सबसे ये कहते हैं कि आज भी आप मान जाओ, आज भी आप सुधर जाओ, आज भी आप अपने नाम दान दीक्षा देना बंद कर दो। अगर परमात्मा के वाणी पर चलते हो तो नाम दीक्षा देने वाले को ले जा करके और जेल के 4 दीवारी के अंदर में नाम दीक्षा दिलवाओ, तब हम जानेंगे कि तुम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति या मैनेजमेंट अपने गुरु के लिए काम करते हो। अब बहुत ये बात हम लोग परमात्मा की दया से इस फर्रुखाबाद में विशेष रूप से रखेंगे। विशेष कार्य वहाँ होगा, विशेष वार्ता होगी। आप सभी या जितने भी हमारे भाई बहन हैं, चाहे जगत के हों, चाहे भगत के हों, चाहे किसी भी प्रकार के हों, वो अधिक से अधिक रूप में वो फर्रुखाबाद में ये 6-7 को रखी गई है। वो अधिक से अधिक आवे और आप सभी इस बात को लेकर के आवे कि हमें कुछ करना है। इस बात को लेकर के नहीं आवे कि हमें केवल सुनना है। नहीं, सुनते रहोगे, आज तक सुनते रहे हो, 11 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन सुनते रह गए। लेकिन सुनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए, यानी सुन करके कुछ करने के लिए आइए। आपका स्वागत है। और जितना भी अधिक से अधिक आप आवेंगे, परमात्मा दया करेंगे, सबको दया करेंगे। अजय भगत जी को सत साहेब भगत जी, आप सभी को सत साहेब भगत जी, आज आप सभी को हमने बहुत काफ़ी समय लिया और आप सभी से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोग जितना अधिक हो अपने अपने मोबाइल से फर्रुखाबाद में आने के लिए स्टिकर बना करके और उस सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब अपना ये डिजाइनेशन दे करके, चाहे वो प्रदेश भगत हों, प्रदेश अध्यक्ष हों,
चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, सभी अपने अपने स्तर से चारों तरफ से फैला दें कि वहाँ पर फर्रुखाबाद में इस प्रकार से बैठक होनी है और ये बैठक कानूनी तरीके से मतलब की जाएगी। ये कानूनी तरीके से हम बर्ताव करेंगे। हमें कबीर परमेश्वर भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के इन गुंडों के जैसा ना हथियार लेना है, न कुछ लेना है। हमें जो कानूनी और संविधान जो हमें देता है रक्षा, संविधान हमें जो अभिव्यक्ति देती है, ये इस बात को लेकर के हम वहाँ पर रखेंगे और उस बात के द्वारा, उस संविधान के द्वारा ये लाठी भाला बंदूक लेकर के चलने के लिए नहीं कर। हम ये कर रहे हैं कि संविधान के अनुसार आपको अभिव्यक्ति रखने का, आपको स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, चाहे जिला कोऑर्डिनेटर हो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हो, चाहे अन्य संचालक हो, चाहे आश्रम हो, चाहे कहीं भी आश्रम हो, आपको अभिव्यक्ति रखने के लिए अधिकार है। आप वहाँ रखें, आवाज उठाओ, तब हम आपके साथ हैं, अन्यथा हम आपके साथ नहीं हैं। फर्रुखाबाद में पूर्ण रूप से प्रण ले करके और ये कार्य हम लोग कानूनी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ हम आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि आज के लिए मेरा जो भी समय है वो समाप्त होता है, यहीं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। और जो भी भूल चूक वगैरह बोलने में या देखने जानने में हो गई हो तो माफ़ करना। बाकी सभी वर्मा, ये त्रिभुवन दास जी वगैरह हों, हरीश भगत जी हों, चाहे अन्य देवपाल भगत जी हों, रामचंद्र भगत जी, चाहे अन्य सभी भगत जितने भी हमारे साथ जुड़े, जितने भी सुने, भगत के हों या जगत के हों, सभी को मेरा प्रणाम, मेरा स्वीकार अवश्य प्रणाम जो है वो स्वीकार करें। सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, राम राम। सत साहेब।